मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है और यह करीबन करीबन 200 अदर बीमारियों की जड़ है। इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? हमारे देश में मोटापा इतना क्यों बढ़ रहा है? शुगर एंड ऑयल, दीज आर टू बिगेस्ट पॉइजन ऑफ आवर 21st सेंचुरी। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वो डाइट को तो कंट्रोल करते हैं, फिर भी उनका वेट लॉस नहीं हो पाता है। शहरों में रहने वाले 50 से 60% लोग किसी न किसी वजह से मोटापे से ग्रस्त हैं। सर, ओबेसिटी कहाँ तक खतरनाक हो सकती है? एक मतलब ह्यूमन हेल्थ पे किस हद तक इसका जो है साइड इफेक्ट पड़ सकता है? कौन कौन सी बीमारियां ऐसी पैदा हो जाएगी जो आपकी जान भी ले सकती है? वेट खाली डाइट से रिलेटेड नहीं है। हमारी बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है जो हमें हमारा वेट बढ़ाते हैं। कितना सेफ है बैरिएट्रिक सर्जरी? कोई महिला है अगर उसने सर्जरी से अपने बेली फैट को कम किया है तो क्या आगे जाके शादी के बाद प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? बैरिएट्रिक सर्जरी करने के लिए आप क्या क्या पैरामीटर को ध्यान में रखते हैं कि किन लोगों को इस तरह की सर्जरी करनी है और किन लोगों को नहीं करनी है? मैंने सर्जरी कराई, मेरा वेट लॉस हो गया। आज के इस पॉडकास्ट के जो हमारे मेहमान हैं वो है डॉक्टर नितिन बंसल जी। डॉक्टर नितिन एक बैरिएट्रिक सर्जन है। बैरिएट्रिक का मतलब मैं आपको बता दूं, जो लोग अपना वेट कम करने के लिए या फैट कम करने के लिए सर्जरी कराते हैं उसे ही बोलते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो है ओबेसिटी को लेकर यानी मोटापे को लेकर के जो देश को संबोधित किया था मन की बात में कि मोटापा हमारे देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, यह हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और मोटापा कैसे बढ़ रहा है, इसके क्या साइड इफेक्ट है, ऐसे तमाम टॉपिक पर आज हमने डॉक्टर नितिन जी से बात की है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर नितिन जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। थैंक यू थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी थोड़ी सी जर्नी को जानना चाहता हूँ कि ये मोटापा कम करने की जो आपने जो जर्नी पकड़ी है वो भी एक सर्जरी के द्वारा। हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, वैसे तो वेट लॉस सर्जरी यानी बैरिएट्रिक सर्जरी पिछले 30 या 40 सालों से की जा रही है, बट इंडिया में अभी इसका चलन पिछले 15-20 साल से काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और मैं ये सर्जरी 2015 से कर रहा हूँ और मुझे ऑलमोस्ट अब 10 इयर्स हो गए हैं इस सर्जरी को करते हुए। मेरा मानना है कि ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, एक लाइफ सेविंग सर्जरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है और यह करीबन करीबन 200 अदर बीमारियों की जड़ है, जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम से कम ये 200 बीमारियों को और स्टिमुलेट करती है। तो अगर हम किसी भी तरह से पेशेंट की किसी की भी हेल्प कर पाएँ वेट लॉस करने में, तो हम उनको आने वाली इन बीमारियों से भी बचा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मैंने ये सोचते हुए मैंने स्टार्ट किया ये 2015 में, और अभी मैं पिछले 7 साल से करनाल में हूँ और करनाल में मैं ये सर्जरीज कर रहा हूँ। ओके। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ओबेसिटी को लेकर के जो मुद्दा उठाया था कि ओबेसिटी जो है बहुत बढ़ रही है भारत में, तो थोड़ा सा बताइए कि इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? हमारे देश में मोटापा इतना क्यों बढ़ रहा है? देखिए, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इस बात को माना है कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या है जी। और इस बात को हाईलाइट किया। ये एक छोटी बात नहीं है कि अगर प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री के इस बात को उठा रहे हैं तो डेफिनेटली इसके पीछे सरकार का मानना है कि वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा देश, वैसे तो हम डेवलपिंग कंट्री माना जाता है, ये भी माना जाता है कि मोटापा एक विकसित देशों की ही बीमारी है, पहले ऐसा माना जाता था। बट ये हमारे देश में भी अब तेजी से बढ़ रहा है। एक डाटा के अनुसार हमारे कंट्री में भी 10% हमारी कंट्री की पॉपुलेशन ओबेसिटी से, उतनी ओबेसिटी से जूझ रही है जिसको कि अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब आपको सुनने में 10% शायद बहुत बड़ा नंबर ना लगे, बट आप ये ध्यान में रखिए कि हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है। अगर उस 10% को देखें तो 14 करोड़ लोग सीवियर ओबेसिटी से जूझ रहे हैं। और एक गवर्नमेंट के ही एक डाटा के अनुसार शहरों में रहने वाले 50 से 60% लोग किसी न किसी वजह से मोटापे से ग्रस्त हैं। हो सकता है उनका मोटापा भी उस लेवल का ना हो जिसको कि हम बीमारी कहें, बट वो मोटापे से ग्रस्त हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि हमारे जैसे कंट्री में, जिसे कि थोड़ा पुअर कंट्री माना जाता है, बिल्कुल तो क्यों ओबेसिटी बढ़ रही है? पहले हम जो है हमारे लोग थे, आज़ादी से पहले अगर हम बात करें
तो कुपोषण हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा था, लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व की कमी हो जाती थी और मुझे लगता है मृत्यु भी हो जाती होगी इस स्थिति में। बिल्कुल। और अब इतना खाना है कि अब भी जो है मृत्यु हो रही है, लेकिन अब मृत्यु का कारण क्या है? मोटापा। बिल्कुल ठीक है ना, फैट है। तो ये कैसे, मतलब कुपोषण से ओबेसिटी की जो जर्नी है दोनों में हमारे लिए खतरा है, तो ये कैसे, मतलब हम चीज़ों को, क्या चीज़ है जो हम समझ नहीं पा रहे आज? देखिए क्या है ना, हम लोग भी अब तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, हाँ। शहरीकरण हो रहा है जी 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 जी। तो शहरीकरण हो रहा है तो हमारे खान पान भी अब शहरों जैसे ही हो गए हैं। ठीक है, अब हम प्रोसेस्ड फूड यानी कि बना बनाया फूड इजीली अवेलेबल है और बहुत चीप है और आप कहीं पर भी उसे ले सकते हैं। तो जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है हमारी खाने की आदतें भी बढ़ती जा रही हैं। हमारे जो जीन्स थे, खासकर इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के आप जीन्स देखोगे ना, तो पहले हम, क्योंकि जैसे आपने कहा हम कुपोषण से शिकार रहते थे, हमारे जीन्स ऐसे हैं कि हमें कुछ भी मिले वो स्टोर कर लिया जाए, फैट है, डाइट है, कुछ भी है, न्यूट्रिशन है, उसे स्टोर कर लिया जाए। बट अब फूड प्लेंटी में अवेलेबल है, ठीक है, इजिली अवेलेबल है, प्रोसेस्ड फूड अवेलेबल है, तो बट हमारे जीन्स तो वही के वही हैं, वैसे के वैसे ही हैं, वैसा ही काम कर रहे हैं। अब हम हाई कैलोरी डेंस फूड लेते हैं और जो हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है, क्योंकि हमारे जीन्स ऐसे हैं। इस वजह से हम इंडियंस, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के लोग ज़्यादा ओबेसिटी से प्रोन है। साथ ही साथ क्या है कि आपने देखा होगा हमारे इंडिया में ओबेसिटी या मोटापा जो है ना, सेंट्रल ओबेसिटी है, पेट के अराउंड फैट ज़्यादा होता है ना, और विसरल ओबेसिटी है यानी कि हमारे ऑर्गन्स के ऊपर फैट ज़्यादा होता है। यह ज़्यादा खतरनाक है। अन्य जैसे अगर आप यूरोपियंस देखोगे तो उनके कंपैरेटिवली हमारे वाली ओबेसिटी का जो पैटर्न है वो ज़्यादा खतरनाक है। जी, ओके। अभी ये तो हमारी बात हुई शहर के बारे में, हम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन हम गांव में भी इस चीज़ को अब देखा जा रहा है, गांव में भी ओबेसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। गांव में क्या 4 से 5 मुख्य कारण है जिसकी वजह से अब गांव भी इसकी चपेट में आ रहे हैं? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। गांव में भी एक मुख्य कारण यही है कि अब वहाँ पे भी प्रोसेस्ड फूड ईजिली अवेलेबल होने लगा है। पहले वो घर का खाना खाते थे, उनका लाइफस्टाइल बड़ा सिंपल था, बट अब ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ भी हुई है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी, परचेजिंग पावर बढ़ी है, जिसकी वजह से वो इजी जो साधन है उसको लेने लगे हैं। सेकंड क्या है कि अब वहाँ पे भी लेबर इंसेंटिव काम कम होते जा रहे हैं, काम ज़्यादा मशीनों से होने लगा है। पहले जितना वो लेबर, मैनुअल लेबर, शारीरिक काम था, अब वो पहले से कम हुआ है। गांव में भी अब रोड्स बेटर हुई हैं, लोगों ने पैदल चलना वहां पे भी कम कर दिया है। ठीक है, बाइक और गाड़ी वहाँ गांव में भी अब हर घर में है। तो हालांकि हम गांव बोलने को गांव बोल रहे हैं, बट उसमें भी अर्बन टच आ चुका है और इसी वजह से वहां पे भी ओबेसिटी बढ़ रही है। ओके, अभी आपने बात की प्रोसेसिंग फूड जो आते, पैकेजिंग फूड जो आते, पैकेजिंग फूड्स में या प्रोसेसिंग फूड में से क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें मोटापे जैसी चीज़ों को मतलब हमें हो रहा है, और हमें क्या प्रोसेसिंग फूड में क्या चेंज करने की ज़रूरत है? देखिए, 2 सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो मैं बोलूँगा कि हमारी इस सदी का पॉइजन है, शुगर एंड ऑयल। दीज आर 2 बिगेस्ट पॉइजन ऑफ आवर 21st सेंचुरी, मेरा ऐसा मानना है। ऑयल और शुगर। ऑयल, हम हर ऑयल की बातें कर रहे हैं या फिर कुछ लिमिटेड नाम है? नहीं, ऑयल एक तो हमारा होता था घी, हाँ, ठीक है, एक होता है रिफाइंड ऑयल, ठीक है, मैं पर्टिकुलरली रिफाइंड ऑयल की बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जो प्रोसेस्ड शुगर्स हैं, अब क्या होता है, प्रोसेस्ड फूड को लंबे टाइम तक रखने के लिए बनाया जाता है। वो इस तरह से मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्रीज में कि वो लंबे टाइम तक टिक सके, ठीक है, तो उसमें उनको प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ते हैं, जो कि या तो फैट होता है या फिर शुगर्स होते हैं। सेकंड क्या होता है कि फैट एक टेस्ट इन्हांस करने के लिए होता है, और शुगर जो है, शुगर एडिक्टिंग है। हाँ, ठीक है ना, तो फूड को इस तरह से बनाया जाता है कि आप उसको बार बार खाओ। कंपनी का जो बनाने वाले मैन्युफैक्चर का एक सोच है कि ये फूड बार बार खाया जाए, है ना। तो उसमें फैट यानी कि ऑयल और शुगर्स की मात्रा ज्यादा होती है। इस वजह से वो हाई डेंसिटी, हाई कैलोरी फूड हो जाते हैं, और वो कैलोरीज, हमें इतनी कैलोरीज चाहिए नहीं होती जितनी कि हम उससे खा लेते हैं, और वो हमारे अंदर स्टोर होती है और फिर वो एक मोटापे का कारण बनती है। ओके, महीने में लगभग कितना प्रोसेसिंग फूड अगर कोई खाता है तो खाना चाहिए जिससे कि उस पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो? देखो, ये ना कैलोरीज पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे नहीं। कैलोरी इन कैलोरी आउट,
ठीक है, एक बड़ा सिंपल फंडा है। हाँ। हमारे बॉडी को 2400 किलो कैलोरीज पर डे चाहिए होती है अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। अगर आप उससे कैलोरी से ज़्यादा इनटेक ले रहे हो तो वह स्टोर होगी, और अगर आप उससे बहुत ज़्यादा ले रहे हो 4000-5000 किलो कैलोरी फूड ले रहे हो तो ऑब्वियसली वो फिर मोटापे या ओबेसिटी की तरफ जाएगा। तो कैलोरी इन कैलोरी आउट मतलब आपने 2400 कैलोरी खा रहे हो तो कोशिश रहे कि इतनी ही बॉडी निकाल भी दे, ठीक है, आइदर बाय फिजिकल एक्टिविटी और बाय जिम और योर रूटीन एक्टिविटीज, फिर तो ठीक है ना। तो क्वांटिटी नहीं, कैलोरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कैलोरीज आपकी बैलेंस होनी चाहिए, यस। ओके, आजकल क्या हो रहा है ना सर कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें भी ओबेसिटी की बहुत ज्यादा समस्या है। क्या बहुत मोटे गोलू मोलू से बच्चे आजकल बहुत पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल, पर वो देखने में क्यूट लगते हैं लेकिन हेल्थ के परिप्रेक्ष्य से वो क्यूट नहीं होते हैं, बहुत डेंजर होते हैं। ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि जो इतने मतलब बच्चे जो है इतने मोटे पैदा हो रहे हैं ओबेसिटी में? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है ना वो है स्क्रीन टाइम। जो ये बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है ना। स्क्रीन टाइम से मोटा बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। आपने फिजिकल एक्टिविटी तो बंद कर दी ना। अच्छा। अब कितने बच्चे ग्राउंड्स में या गलियों में खेलने जाते हैं आप बताइए, है ना। हम हमारे बच्चे भी कहाँ सोसाइटीज में नीचे या खेलने के लिए जाते हैं, है ना। टीवी और मोबाइल की अवेलेबिलिटी है, अब लोग बच्चे वहीं बैठे हैं और उसी को देख रहे हैं, है ना। तो बेसिकली एक तो स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है तो फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है। सेकंड, ये जंक फूड जिसको हम बोलते हैं, या फिर मैं बोलूँगा उसको वही अगेन प्रोसेस्ड फूड है ना, वो बच्चों के लिए भी इजीली अवेलेबल है, ठीक है। माता पिता भी सोचते हैं कि चलो पिज़्ज़ा खा मंगा लिया, पिज़्ज़ा या कुछ भी, है ना। हमारी बॉडी उस वेस्टर्न फूड के लिए नहीं बनी थी, ठीक है। बट क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, चीप है और देखने में अच्छा लगता है, तो शायद हम लोग भी उसकी तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी उसी तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस होती जा रही है। ये एक मेरे हिसाब से एक मेजर रीज़न है एडोलेसेंट ओबेसिटी का, बच्चों में मोटापे का। ओके, अच्छा, जो मोटापा बढ़ता है अक्सर हमने देखा है कि पेट से ही बढ़ता है, मतलब जैसे आपने बोला सेंट्रल ओबेसिटी। क्यों बढ़ता है, पेट ही क्यों बढ़ता है? और जैसे हमारे बाजू हुई, हमारी लेग्स हुई, वहाँ पे ये चीज़ें क्यों नहीं बढ़ पाती? ये हमारे ना जेनेटिक्स हैं। ये जैसे मैंने कहा कि हमारे इंडियंस और साउथ ईस्ट एशियंस में हमारे जीन्स ऐसे हैं कि यहीं पे ज़्यादा फैट स्टोर होता है। अच्छा, बाहर नहीं होता ऐसे? आपने देखा होगा यूरोपियंस की हाइट ज़्यादा होती है, है ना? तो उनका फैट डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी पे होता है, उनके थाइज पे भी होगा, उनकी आर्म्स में भी होगा, ठीक है। हमारे लोगों में हाइट छोटी होती है, ठीक है, और इस वजह से ओबेसिटी सेंट्रल ज़्यादा होती है। ओके। और ये ज़्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? ये हमारे ना बॉडी के ऑर्गन्स पे ऊपर डायरेक्टली फैट हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल ओबेसिटी प्रेसिपिटेट करती है डायबिटीज को, हार्ट डिजीज को, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ने में बढ़ाती है। तो ये सब चीजें मिलके एक चीज पैदा करती हैं जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मतलब ये कई बीमारियों की जड़ है सेंट्रल ओबेसिटी। ये हमारे ऑर्गन्स को, विसरास, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जैसे लीवर है ना, स्प्लिन है, इनके ऊपर जाके जम जाता है फैट। ये हमारी अपनी जेनेटिक्स हैं, जीन्स हैं हमारे। सर, ओबेसिटी कहाँ तक खतरनाक हो सकती है? एक मतलब ह्यूमन हेल्थ पे किस हद तक इसका जो है साइड इफेक्ट पड़ सकता है? कौन कौन सी बीमारियां ऐसी पैदा हो जाएगी जो आपकी जान भी ले सकती है? देखिए, 4 या 5 तो बहुत ही कॉमन डिजीज हैं जो डायरेक्टली ओबेसिटी से ही रिलेटेड है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, और फिर कार्डियक डिजीज, हार्ट डिजीज, हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, और एक डिजीज होती है जिससे कि मुझे बहुत वो है OSA, ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया। लोगों को रात को खराटे ज़्यादा आते हैं, ठीक, उनकी रात को नींद पूरी नहीं होती तो दिन में झपकी लगती है। अब ये क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में कम है रात को, ये डायरेक्टली वेट से रिलेटेड है, मोटापे से रिलेटेड है। अच्छा। तो वो बॉडी के हर ऑर्गन को स्ट्रेस करता है, वो हार्ट को भी स्ट्रेस डालता है क्योंकि ऑक्सीजन कम मिल रहा है। हर ऑर्गन को, जब जिसको कि रात को ऑक्सीजन कम मिल रही है वो स्ट्रेस में आ रहा है, ठीक है। तो वो आगे चल के मल्टीपल डिजीज करेगा, है ना। फिर OS से कुछ लोगों में इतना सीवियर होता है कि दिन में डे टाइम स्लीप उनको इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपना डेली का रूटीन काम भी नहीं कर पाते, अपनी शॉप पे, अपनी जॉब पे भी नहीं जा पाते। इवन ये एक्सीडेंट्स का भी कारण होती है। जैसे ही वो गाड़ी ड्राइव करने लगते हैं झपकी लग जाती है। वो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, सामने वाले के लिए, सबके लिए बड़े रिस्क, एक तरह से रिस्की कंडीशन हो जाती है। हाँ। तो ये 3-4 डिजीज तो बड़ी डायरेक्टली रिलेटेड है। जॉइंट्स पेन है, घुटनों में दर्द है। अब आप देख रहे होंगे कि कितने घुटनों की सर्जरीज बढ़ रही हैं, है ना। इसमें एक मुख्य कारण वेट भी है। अच्छा। हमारे जॉइंट्स या घुटने उतना वेट उठाने के लिए शायद प्रकृति ने नहीं बनाए थे जितना कि वेट उनके ऊपर आ रहा है ना।
बैक पेन है, हाँ। ये भी डायरेक्टली वेट से रिलेटेड है। तो अगर आप लिटरेचर को देखें तो कम से कम 200 ऐसी डिजीज हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेट से रिलेटेड है, जिसमें से 5 या 6 तो बड़ी कॉमन आपको रूटीन में दिखती हैं। ओके, लास्ट वाला कौन सी बीमारी बताई थी आपने? जॉइंट बैक पेन, जॉइंट पेन, ओएसए, यानी कि वेट, ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया। ओके, आपके वेट बढ़ने से आपकी नींद पे फर्क पड़ेगा। यस, आप जब सोओगे तो आप जब सोओगे तो आपकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन या मात्रा डाउन हो जाती है शरीर में, ठीक है। ये बप्पी लहरी जी की जब डेथ हुई थी उनके पीछे ऐसा ही कुछ था क्या प्रॉब्लम? आई थिंक शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, बट हाँ वो ओबीस तो थे, तो हाँ, शायद ओएसए एक रीजन रहा हो। ओके, अभी हम लोग बात कर रहे थे रिफाइंड को लेकर के और शुगर को लेकर के। रिफाइंड में ऐसा क्या चीज होता है जिसकी वजह से उसके सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट हमारी हेल्थ पे होते हैं? देखिए क्या है कि रिफाइंड ऑयल की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इसे एडल्ट्रेट किया जाता है, मिक्स किया जाता है पाम ऑयल से, ठीक है। ये थोड़ा चीप होता है। ओके, पाम ऑयल से हमारे कुछ ऐसे द्रव निकलते हैं जो हमारी बॉडी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, ठीक है। हम जो घी खाते थे, जो हमारे गांव में या हमारे इंडियन फूड का जो पार्ट था, मेरे हिसाब से वो बहुत सेफ है एज कंपेयर टू रिफाइंड ऑयल्स। ये मल्टीनेशनल कंपनीज ने कितने ही सालों से मार्केटिंग के थ्रू हमारे दिमाग में बैठा दिया है कि रिफाइंड ऑयल इज चीप एंड सेफ। रादर मेरा मानना है कि हमारा जो ट्रेडिशनल घी था दैट इज मोर सेफर। ओके, तो रिफाइंड में पाम ऑयल से क्या मतलब, पाम ऑयल किस तरीके से अंदर हमको हार्म करता है? हर ऑर्गन को करता है वो, यस। उसमें कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं कि जो हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। ओके, और शुगर देखिए क्या है ना, प्रोसेस्ड शुगर जो रिफाइंड शुगर्स हैं ये बहुत हाई डेंस होती हैं, ठीक है। इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये भी अगेन कैलोरीज हैं तो कैलोरीज मोटापा लाएगी, है ना, और ये भी अगेन हमारी बॉडी को नुकसान करता है। और ये हम गुड़ शक्कर वगैरह खाते हैं ब्राउन, ये ठीक है? शुगर हर तरह की खराब है, अच्छा। एक्सेस मात्रा में, बट डेफिनेटली अगर आप गुड़ को कंपेयर करेंगे चीनी से जी तो गुड़ सेफ है। ओके, बट हम ये नहीं बोलेंगे कि गुड़ कितना मर्जी खा लो उसकी मात्रा तो डेफिनेटली ज्यादा होगी तो बॉडी को नुकसान करेगी। बट हाँ, अगर आप दोनों में से एक चीज को चूज करना चाहेंगे तो डेफिनेटली गुड़ सेफ है शुगर चीनी के मुकाबले। चीनी ज्यादा प्रोसेस्ड है, ज्यादा रिफाइंड है। ओके, डाइट के बारे में थोड़ा बातें करते हैं कि वेट ना बढ़े, हमें किस डाइट पे जाना चाहिए जिससे कि हमारा वेट बिल्कुल भी ना बढ़े? देखो, अगर आप मेरे को बोलोगे कि डाइट से एक क्या चीज़ निकाल सकते हैं तो हमारा वेट ना बढ़े, मैं उसको बोलूँगा प्रोसेस्ड फूड्स। ओके, ठीक है। जितने हम बने ये जिसको कि हम जंक फूड भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि इनकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर हम इसको अपनी डाइट से किसी भी तरह से निकाल पाएँ तो बाकी जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन फूड था जिसको कि हम सदियों से खाते आ रहे थे, जिसके लिए कि हमारी बॉडी हैबिचुअल है, ढली हुई है, जो हमारे मौसम के अनुरूप भी है, हमारे वेदर के अनुरूप भी है। डाइट आपके कल्चर से, रिलीजन से, आपके वेदर से, हर तरह से अटैच्ड होती है, ठीक है। तो ज्योग्राफी से अटैच होती है ना, उसका कोई रीजन है, ठीक है। अगर हम अपनी कल्चर, अपने रिलीजन, अपने एरिया के फूड के हिसाब से ही चलते हैं तो बॉडी ठीक रहेगी, क्योंकि ये सदियों से हम इसी चीज के लिए ढले हुए हैं। जी। जैसे ही हम इसमें कहीं छेड़छाड़ करेंगे हमारी बॉडी उसको नहीं एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो यही हमारे साथ अब हो रहा है। ओके, थोड़ा आपके प्रोफेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं, जो सर्जरी होती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि वेट कम करने के लिए भी ऑपरेशंस होते हैं। थोड़ा सा बताइए जो आप करते हैं, बैरिएट्रिक सर्जरी क्या है? पहले इसका मतलब क्या है जो बैरिएट्रिक, क्योंकि अगर सिंपल सी आम भाषा में देखा जाए तो वेट लॉस सर्जरी नाम होना चाहिए, लेकिन बैरिएट्रिक सर्जरी जो बैरिएट्रिक नाम है, इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या इतिहास है इसका? देखिए, ये ना बैरिएट्रिक एक ग्रीक वर्ड से आया है, बैरिएट्रिक। इसका मतलब होता है फैट, यानी कि मोटा, ठीक है। तो वहां से ही ये सर्जरी, इसका नाम ड्राइव हुआ है कि जो फैट रिड्यूस करती है, जो मोटापे को रिड्यूस करती है, उसको बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं। आम भाषा में इसे वेट लॉस सर्जरी भी बोला जाता है, ठीक है। यह आज से नहीं, पिछले 30 या 40 साल से की जा रही है, बट अब इसका चलन थोड़ा इंडिया में ज़्यादा बढ़ा है, या मैं बोलूँगा कि यह अब काफ़ी एरिया, पहले सिर्फ ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही की जाती थी,
अब टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी ये सर्जरी होने लगी है, तो इसका चलन, एक्सेप्टेबिलिटी या इसका चलन पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम ये सर्जरी लेप्रोस्कोपिकली यानी दूरबीन के द्वारा की जाती है। हम बॉडी की संरचना यानी कि बॉडी को इस तरह से ढाल देते हैं कि आपकी कैलोरी इंटेक रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जैसे हर आदमी को सेटिस्फेक्शन आती है कि 2 चपाती खाई 3 चपाती खाई, सेटिस्फेक्शन है ना। बिल्कुल। हर आदमी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए खाता है। इस सर्जरी के बाद पेशेंट की खाने की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, उसे वही सेटिस्फेक्शन 1 चपाती से यानी पौनी चपाती से मिलने लगती है, जो कि वो पहले 2 या 3 खा रहा था, है ना। तो जब उसकी डाइटरी इंटेक कम हो जाएगा, उसका कैलोरी इंटेक भी कम हो जाएगा, पर बॉडी को तो एक नॉर्मल कैलोरी चाहिए। ठीक है, तो हम उसको कैलोरी डेफिशिएंट बना देते हैं, जितनी कैलोरी उसे चाहिए थी उससे कम उसको डाइट से मिल रही है। तो वो कैलोरीज बॉडी आपका ये फैट बर्न करके लेगी। ठीक है, इससे पेशेंट का वेट लॉस होगा, है ना। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी तो डाइट पहले से ही कम है, मैं तो खाता ही 1 रोटी हूँ फिर भी मेरा वेट ज्यादा है, तो अब डाइट रिस्ट्रिक्ट कर भी दोगे तो मुझे कैसे फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये वेट खाली डाइट से रिलेटेड नहीं है, हमारी बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है जो हमारा वेट बढ़ाते हैं, है ना। हमें वेट कम नहीं करने देते, जिसमें से एक कॉमन हार्मोन है घ्रेलिन। तो हम इस सर्जरी के द्वारा उस पार्ट को ही बॉडी से अलग कर देते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है वेट बढ़ाने वाले। ठीक है, अच्छा। तो जब वो वेट बढ़ाने वाले हार्मोन्स ही कम होंगे तो ग्रेजुअली हमारा वेट लॉस होने लगेगा। थर्ड क्या होता है, इस सर्जरी में हमारे अर्ली गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है। अभी क्या होता है कि हमारा एक पेट है, उसकी एक कैपेसिटी है ना, मान लो 2 लीटर उसकी कैपेसिटी है, हम खाना खाते हैं, वो पेट में स्टोर हो जाता है, वो 4-5 घंटे तक बॉडी उसमें से फूड को, कैलोरीज को निचोड़ती रहती है, निकालती रहती है ना। हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब इस सर्जरी के द्वारा हम पेट की स्टोरेज की कैपेसिटी को ही रिड्यूस कर देते हैं। तो आप खाओगे कम, स्टोर भी नहीं होगा, वो आगे जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, तो बॉडी आपने खाया भी है और बॉडी को वो उतना लगेगा नहीं। उसको हम बोलते हैं अर्ली गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, आपने खाया और आगे चला गया। जी। ठीक है, तो उससे और वेट लॉस होता है। फोर्थ क्या होता है इसमें कि हम बॉडी के सिस्टम को इस तरह से चेंज करते हैं कि डाइट में जो फैट है या शुगर्स हैं वो एब्जॉर्ब कम होती हैं, वो बाईपास हो जाती हैं। तो ये सर्जरी डिफरेंट तरह की होती है। इसको सब एक ब्रॉड क्लास तो बेरियाट्रिक सर्जरी है जिसके अंडर ही आती हैं। बट ये डिफरेंट टाइप्स की सर्जरीज होती हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात नोटिस की है कि जो चीज़ हमने खाई वो सीधे आपको पचे नहीं, नीचे निकल गई, लेकिन जो पोषक तत्व है उसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसमें ना हम एक टेलर्ड अप्रोच करनी पड़ती है ना। हम इस तरह कैपेसिटी इतनी करते हैं कि फूड तो बाईपास हो, है ना, बट हमें सप्लीमेंट्स, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, वाइटमिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो मिलें। बट डेफिनेटली सर्जरी के बाद उनकी मात्रा एब्जॉर्प्शन की कम तो होती है, तो हमें इन पेशेंट्स को सप्लीमेंट करना पड़ता है सर्जरी के बाद। इन्हें कैल्शियम, आयरन, वाइटमिन्स, प्रोटीन वगैरह सप्लीमेंट करना पड़ता है, उन्हें ऊपर से लेना पड़ता है सर्जरी के बाद टैबलेट्स की फॉर्म में। सर, अक्सर मैंने देखा है अधिकतर कि कुछ लोग होते हैं कि डाइट पे कंट्रोल कहते हैं, और कुछ ऐसे डाइटिशियंस भी होते हैं कि आप अपनी डाइट पर कंट्रोल कर लीजिए, आपका वेट लॉस आसानी से हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वो डाइट को तो कंट्रोल करते हैं फिर भी उनका वेट लॉस नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता, क्या उसके पीछे का रीजन? देखिए, क्या है कि वेट खाली डाइट से ही रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये हॉर्मोन्स से भी रिलेटेड है। कुछ लोगों के हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो उनकी मात्रा इतनी ज्यादा होती है उन्हें वेट लॉस करने नहीं देती। ठीक है, स्पेशली जो सुपर ओबीज हो गए हों। ठीक है, क्या होता है कि आप अपने लाइफस्टाइल से, स्टडीज के अकॉर्डिंग अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, है ना, अपने एक्सेस बॉडी वेट का 10 to 20% तो रिड्यूस कर पाते हैं, है ना। जिसका किसी के मान लो उसका 70 kg वेट था, है ना, वो 75 है, 80 kg है ना, चलो वो 5-7 किलो तो डाइट या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कम कर सकता है। बट अगर उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट 50-60 kg एक्स्ट्रा है ना, तो इतना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कम करना बहुत बहुत मुश्किल है। इसके पीछे रीजन है, एक थ्योरी होती है, वो बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं यो इफेक्ट। यो इफेक्ट, है ना। क्या होता है कि आप जैसे डाइट रिस्ट्रिक्ट करते हैं वेट लॉस करने के लिए, है ना, बट जो हार्मोन्स वेट बढ़ाने वाले हैं वो तो बॉडी एक्सक्रीट कर ही रही है, बना ही रही है, उसको तो नहीं रोक पा रहे आप, है ना। वो इकट्ठा होते रहते हैं और जैसे ही आप उस लाइफस्टाइल को छोड़ते हैं इट विल बाउंस बैक,
वो हॉर्मोन्स जो इकट्ठे हुए थे एक साथ ही रिलीज हो जाते हैं बॉडी में। तो आप देखोगे कि जितना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उन्होंने वेट लूज किया था, अगले 1 महीने में 2 महीने में ही वापस आ जाता है, कई बार तो उससे भी ज्यादा चला जाता है। तो इसका एक रीजन है जो योयो इफेक्ट मैंने बताया। एक सेकंड होता है, एक सेट पॉइंट। क्या होता है कि बॉडी, हर आदमी की शरीर का, बॉडी का एक सेट पॉइंट है वेट का जी। कुछ लोगों में वो सेट पॉइंट ब्रेक होके ऊपर चला जाता है। ओके। एक बार आपका सेट पॉइंट ऊपर चला गया, उसे नीचे लाना बहुत मुश्किल है, उसे आप नीचे नहीं ला सकते। ठीक है, बॉडी को एक लेवल मिल गया कि मैं पहले 70 था, आपने बॉडी ने अपने आप एक सेट पॉइंट अब एस्टेब्लिश कर लिया 90 केजी। अब बॉडी बार बार उस 90 केजी की तरफ जाने की कोशिश करेगी। आप कितना जोर लगा लें, आप अपने सेट पॉइंट को 90 से वापस 70 नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो सुपर ओबीज हैं, जिनका वेट बहुत ज्यादा है और वो इस वजह से अपना वेट लॉस नहीं कर पा रहे। तो काफी जो हल्का वेट लॉस करना है, जिनका थोड़ा कम वेट है, मान लो 5-10 किलो जैसे मैंने बताया, जी। वो तो लाइफस्टाइल से मैनेज हो जाता है। ओके। उससे ज्यादा करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो भारत में इस तरह की जो सर्जरी होती है, वेट सर्जरी, अभी किस किस तरह की होती है? कौन कौन सी सर्जरी है जो वर्तमान में उपलब्ध है? देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी में मेनली 2 कैटेगरीज होती हैं। एक रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं, एक माल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर्स होते हैं। रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स में हम आपकी खाने की कैपेसिटी को रिड्यूस कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ओके। ठीक है, उसमें एक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी सबसे कॉमन किया जाने वाला प्रोसीजर है। अगर आप 10 लोगों को उठाओगे जिसमें बेरियाट्रिक सर्जरी हुई है, तो उसमें से 6 की स्लीव गैस्ट्रेक्टमी हुई होगी, 5 की स्लीव गैस्ट्रेक्टमी हुई होती है। ठीक है, एक दूसरा प्रोसीजर होता है सेकंड माल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर, जिसके अंदर की बाईपास आता है। 2 तरह के होते हैं, RYGB और मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। इसमें क्या होता है कि हम खाने की कैपेसिटी को रिस्ट्रिक्ट तो करते ही हैं, साथ में छोटी आंत को इस तरह से चेंज कर देते हैं कि एक फूड जो है हमारे उस छोटी आंत के उस हिस्से में जाता ही नहीं है जहां पे कि फैट या शुगर्स एब्जॉर्ब होते हैं। वो डायरेक्टली बाईपास हो जाता है। ओके। ठीक है, तो ये डबल इफेक्ट लाता है, रिस्ट्रिक्ट भी होता है और माल एब्जॉर्प्शन भी, मतलब एब्जॉर्ब भी कम होगा और रिस्ट्रिक्टेड भी रहेगा। तो ये 2 डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। ये हम डिसाइड करते हैं पेशेंट टू पेशेंट, किसमें क्या पेशेंट, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, कितना वेट है, और वेट के साथ साथ एसोसिएटेड उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, डायबिटीज है, OSA है, नहीं है ना। तो इन सब चीज़ों को पेशेंट के साथ डिस्कस करके हम डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोसीजर किस पेशेंट के लिए ठीक रहेगा। ओके। कितना सेफ है बैरियाट्रिक सर्जरी? देखिए, लोगों में बड़ा मिथ है कि यह सर्जरी सेफ नहीं है, हम कोई भी भाई जान भी जा सकती है, ऐसा लोगों के मन में। तो सर्जरी विद टाइम बहुत बहुत इवॉल्व हुई है। अब हमारे पास टूल्स और टेक्नोलॉजी इतनी सेफ आ गई हैं, तो यह सर्जरी आज की तारीख में उतनी ही सेफ है जितनी कोई अन्य सर्जरी। यानी कि कोई गॉल ब्लैडर की या हर्निया की जितनी आप सर्जरी जितनी सेफ वो है उतनी ही है। कोई भी सर्जरी 100% सेफ नहीं है। ठीक है, हर सर्जरी में 1% 2% रिस्क एसोसिएटेड है, चाहे आप दांत निकलवा लीजिए, चाहे आप आंख की सर्जरी करा लीजिए। उतना ही रिस्क इस सर्जरी में भी इन्वॉल्व है। ओके। रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क क्या है इस सर्जरी में? देखिए, किसी भी सर्जरी में एक तो होते हैं जनरल रिस्क, है ना, जो किसी भी सर्जरी में होंगे, जैसे कि इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, पेन हो सकता है ना। ये तो एक जनरल रिस्क है जो किसी भी सर्जरी में होंगे। फिर होता है एक सर्जिकल स्पेसिफिक रिस्क। देखिए, ये पेशेंट्स जो हैं ओबीज, सुपर ओबीज होते हैं, है ना, इनके वेट बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, और इनकी लाइफस्टाइल भी ऐसी होती है, अल्कोहल या स्मोकिंग की भी हैबिट्स होती हैं, है ना। थर्ड, डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं। ये जो पैरामीटर्स भी ऐड होके सर्जिकल स्पेसिफिक कुछ रिस्क बढ़ा देते हैं, है ना। इनको चेस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं सर्जरी के बाद, है ना। इनको हम बोलते हैं कि एम्बोलिज्म के, यानी कि खून का थपका जमने के चांसेस इनमें ज्यादा होते हैं, है ना। हालांकि इस सर्जरी से पहले और बाद, पहले सब कुछ चेक किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। इन पेशेंट्स को इतने रिस्क के लिए हम इवेल्युएट करते हैं, स्टेबल करते हैं, फिर ये सर्जरी की जाती है। अगर आप एक अच्छी ट्रेंड टीम के हाथों में हो जी, ठीक है, तो ये बहुत सेफ है। ओके। तो जब ये सेफ है, आपने बोला कि सेफ है, अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है इस वाली सर्जरी में, फिर मोस्टली लोग इसको क्यों नहीं करवाते? इससे मतलब इतना भय क्यों है लोगों को? देखिए, इसके कई कारण है ना जी। एक तो अवेयरनेस ही नहीं है। ओके।
ठीक है, कि स्पेशली हमारे रूरल एरियाज में और टियर 3 सिटीज में अभी इस सर्जरी को लेकर लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। तो लोगों के लिए नया है, जैसे हम किसी को बताते हैं तो वो घबरा जाता है, क्योंकि ये एक नई चीज है ना। जी। काफी सर्जरीज है जो एक्सेप्टेड है, कैटरेक्ट की सर्जरी है, दांत निकालने वाली सर्जरी है, गॉल ब्लैडर सर्जरी है, ये एक्सेप्टेड है, सबको पता है, हर जगह होती है ना। ये बैरिएट्रिक सर्जरी अभी उतनी पॉपुलर नहीं है, तो उतनी अवेयरनेस नहीं है। पहली रीजन तो अवेयरनेस का है। सेकंड, लोगों में एक होती है फैट शेमिंग, है ना। अगर हम सर्जरी कराएंगे तो लोग बोलेंगे यार इसने तो ना सर्जरी से वेट लूज किया है। अच्छा। ठीक है, तो लोगों के मन में एक स्टिग्मा है, ठीक है, कि भाई यार, है ना। फिर जैसे यंग लड़कियां होती हैं, उनके परिवार में रहता है कि अगर सर्जरी से इसका वेट लॉस हुआ तो शायद शादी ना हो पाए, ठीक है। और जो दूसरे जिनको है वो इसलिए घबराते हैं कि भाई किसी को पता लगेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में, कि इसने सर्जरी करा के वेट लॉस किया, है ना। तो सोसाइटी में एक स्टिग्मा भी है सर्जरी को लेके, है ना। थर्ड ये है कि ये थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है। अभी इंश्योरेंस कंपनीज भी इसे कवर नहीं करती उतने अच्छे से, हालांकि अब करना स्टार्ट किया है। इंश्योरेंस कंपनीज भी ग्रेजुअली रियलाइज कर रही हैं कि अगर हम वेट लॉस सर्जरी में अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट को अगर वेट लॉस सर्जरी की पेमेंट करते हैं, तो अगर इसका वेट लॉस हो जाता है तो ये आने वाली आगे की 50 बीमारियों से बच जाएगा। एनी हाउ उन्होंने उस 50 बीमारियों के लिए तो पे करना ही था। तो क्यों ना प्रिवेंशन पहले कर ली जाए। बट ये अब आने लगा है, इंश्योरेंस कंपनीज के दिमाग में, जहन में, वो इसे कंसीडर करने लगे हैं। ग्रेजुअली जैसे इंश्योरेंस इजी हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये 2 या 3 मेजर कारण हैं जिसकी वजह से अभी लोगों के मन में इसको लेके शंका या भय है। अच्छा, ये बताइए, जैसे भी कोई महिला है, अगर उसने सर्जरी से अपने बेली फैट को कम किया है, तो क्या आगे जाके शादी के बाद प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं, देखिए ये प्रोसीजर इस तरह से बनाए, जैसे अब यही आपकी, तो हमें पेशेंट, ऐसे पर्टिकुलर पेशेंट्स में उनकी हिस्ट्री के हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या प्रोसीजर करना है, ठीक है। तो हम उनमें ऐसा प्रोसीजर चूज करते हैं जो आगे जाकर उनको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं देगा, रादर हेल्प करेगा। मोटापा अपने आप में एक समस्या है, इनफर्टिलिटी का एक रीजन है। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं इनफर्टिलिटी जिनमें मोटापे की वजह से होती है, वेट लॉस कराने के लिए वेट लॉस कराते हैं और उसके बाद वो प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी कर पाते हैं। आपने सुना होगा एक लेडीज में एक बड़ी कॉमन समस्या होती है पीसीओडी। पीसीओडी डायरेक्टली वेट से रिलेटेड है, ठीक है। अगर जो लोग वेट लॉस मेडिसिन से या लाइफस्टाइल से नहीं कर पा रहे, या जिनका वेट बहुत ज्यादा है ना, वो बैरिएट्रिक सर्जरी को फिर ऑप्ट करते हैं। अब ये रिटर्न डाटा है हमारे पास, प्रूफ है कि ये सर्जरी बहुत सेफ है और फ्यूचर प्रेगनेंसीज में बिल्कुल सेफ है। ओके। अच्छा, ये बताइए, जैसे एक इंसान है जिसने अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करके या डाइट पर कंट्रोल करके अपना वेट लॉस किया है, एक इंसान है जिसने सर्जरी के थ्रू अपना वेट लॉस किया है, देखने में दोनों में कोई वो नहीं हो गई कि भाई नहीं ये इसने तो सर्जरी से किया है, इसने डाइट से किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी नहीं। ये एक नेचुरल प्रोसीजर है, वेट लॉस सर्जरी जो हम कर रहे हैं, यह एक नेचुरल प्रोसीजर है वेट लॉस करने का, ठीक है। हम क्या रहे हैं, जिसने लाइफस्टाइल से या डाइट से वेट लॉस किया है ना, उसने किया क्या है, उसने अपनी कैलोरी रिस्ट्रिक्ट की है, ठीक है। इस सर्जरी में भी हम आपकी कैलोरी इनटेक ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, है ना। बट क्या फर्क कितना है कि इनका वेट बहुत ज्यादा था, जिन लोगों ने सर्जरी चूज की है वो कोशिश कर रहे थे पर वो कर नहीं पा रहे थे। तो बैरिएट्रिक सर्जरी एक्ट एज अ टूल, उनकी हेल्प करी है उसने, ठीक है, पर प्रोसेस वही है। ओके। इंडिया में क्या फीचर है बैरिएट्रिक सर्जरी का? देखिए, मेरा मानना है कि जैसे जैसे हमारा कंट्री में अवेयरनेस बढ़ रही है हेल्थ को लेके, अब लोग समझने लगे हैं कि मोटापा, ओबेसिटी एक डिजीज है ना। पहले कहते थे कि ये बड़े परिवारों की है ना, और अच्छे अमीरों की है ना। अब ऐसा नहीं है ना। तो लोगों में अवेयरनेस आई है ना। और लोग समझने लगे हैं कि मोटापे की वजह से ही अन्य बीमारियों को जन्म होता है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज, है ना। तो मेरा मानना है कि ये इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, ब्राइट है ना। और लोग इसको जैसे जैसे लोग कराएंगे, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो लोगों का मन भी और इस पे टिकेगा। ओके। मैंने ये सवाल सर इसलिए पूछा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ा जिसमें एक ड्रग्स अभी मार्केट में आई है जो आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और अगर वो अच्छी है, वो इम्पैक्टफुल है, तो आपको नहीं लगता कि बैरिएट्रिक सर्जरी कम हो जाएगी? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस ड्रग का डेफिनेटली बहुत अच्छा इम्पैक्ट है वेट लॉस में, ठीक है।
एक ड्रग है सेमीग्लूटाइड, और अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुई है मोनजारो उसका नाम है ना, और अच्छा वेट लॉस करते हैं। बट अब हमें देखना होगा कि ये इसकी इंडिकेशंस क्या है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये ड्रग आई हैं, बड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं इनके, और बहुत अच्छा फ्यूचर है इनका, है ना। और बट क्या ये सब पेशेंट्स को सूट करेगी? क्या ये सब लोगों को ही हम ये नहीं दे पाएंगे? ऐसा मेरा मानना नहीं है। जो लोग सुपर ओबीज हैं, जिनका बीएमआई 40 से ज़्यादा है ना, शायद ये ड्रग उतना इफेक्टिव वेट लॉस उसमें नहीं करेगी। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग इन ड्रग्स में जो बेस्ट पॉसिबल वेट लॉस है वो 20% ऑफ एक्सेस बॉडी वेट लॉस है ना। बेरियाट्रिक सर्जरी कैन गिव यू 70% ऑफ वेट लॉस, एक्सेस बॉडी वेट लॉस। ठीक है, तो एक तो वेट लॉस ज्यादा है बेरियाट्रिक सर्जरी में। ठीक है, दूसरा ये डेफिनेटली ये ड्रग हेल्प करेगी उन लोगों में जिनका की वेट उतना ज्यादा नहीं था। ये है बीएमआई से चलता है ना, तो बीएमआई जिनका 35 से कम है, ओबीज हैं बट बीएमआई 35 से कम है, उसमें इसका अच्छा रोल रहेगा। बट जिनका बीएमआई 40 से ज्यादा है, शायद उसमें ड्रग इतनी इफेक्टिव ना हो, नंबर 1। नंबर 2, ये ड्रग आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। अच्छा, यस, ऐसा नहीं है कि ये आपने 1 महीना खाई, 2 महीना खाई, जैसे ही छोड़ोगे फिर से वही, इट विल बाउंस बैक, है ना, वेट वहीं वापस आ जाएगा। ठीक है, तो जो लोग लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ड्रग लाइफ लॉन्ग तो लेंगे नहीं, जैसे ही छोड़ेंगे उसके बाद तो आपको अपनी लाइफस्टाइल से ही मैनेज करना है। जो लोग नहीं कर पाएंगे उसके लिए फिर सॉल्यूशन बेरियाट्रिक सर्जरी की फॉर्म में होगा। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों को ड्रग से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये भी मेरा सवाल था। हाँ, जी। तो देखिए, जो जिनको ड्रग से रिलेटेड साइड इफेक्ट होंगे तो उनको क्या सॉल्यूशन दिया जाएगा? फिर उन लोगों में बेरियाट्रिक सर्जरी का रोल होगा। ठीक है, अब जिन लोगों में वेट की वजह से बहुत अन्य समस्याएं हैं, घुटनों में दर्द है, ओएस से है, उनके लिए क्या हेल्पफुल होगा? उनमें बेरियाट्रिक का रोल ज्यादा होगा, है ना। ठीक है, तो अभी देखने वाली बात है कि ये जो ड्रग्स आई हैं डेफिनेटली अच्छी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये कितनी पॉपुलेशन को ये हेल्प कर पाएंगी? सर, जो मेडिसिन है जो वेट लॉस करती है, ये कैसे काम करती है? देखिए, ये मेडिसिन जनरली कुछ हार्मोन्स को इफेक्ट करती है, मेनली जीएलपी, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। ठीक है, ये नेचुरली भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बट ये मेडिसिन उसको सप्लीमेंट करती है, मतलब उसकी मात्रा को हमारी बॉडी में बढ़ा देती है। ठीक, और जब उसकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है जीएलपी की, जो कि हमने ऊपर से मेडिसिन की फॉर्म में दिया है, तो ये हमारे ब्रेन में इसके सिग्नल्स, इसके रिसेप्टर्स होते हैं जीएलपी हार्मोन के लिए, है ना। वो उसको जाके स्टिमुलेट करते हैं। उसके स्टिमुलेट होने से क्या होता है कि बॉडी में एक तो शुगर्स के लेवल मेंटेन होते हैं। ठीक है, ये शुगर्स बॉडी के शुगर्स को डाउन करती है। सेकंड, ये हमारी फीलिंग ऑफ स्टाइटी लाती है, यानी कि हमें भूख कम लगती है, खाने की इच्छा को रिड्यूस करती है। बेसिकली ये ड्रग्स डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। अच्छा, फिर ये रियलाइज किया कि ये डायबिटीज के साथ साथ वेट लॉस भी कर रही हैं। ठीक है, तो अब इसको एज ए वेट लॉस ड्रग की तरह भी एफडीए ने अप्रूव किया है, और ये अब मार्केट में आ रही हैं। कोई साइड इफेक्ट है? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या है, क्योंकि अभी इसका डाटा हमारे पास 10 साल, 15 साल या 20 साल का डाटा हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है इन ड्रग्स का। डेफिनेटली हर ड्रग के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। मेनली जो इसका अभी जो हम साइड इफेक्ट देखते हैं, जो इमीडिएट साइड इफेक्ट है, एक तो इंटॉलरेंस, कुछ लोग इसको टॉलरेट ही नहीं कर पाते ड्रग को। क्या होता है इसमें? मतलब जैसे उनको नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, या लूज स्टूल्स, है ना, ये काफी सीवियर होता है, तो ये लोग, कुछ लोग इसको टॉलरेट नहीं कर पाते, है ना। कुछ लोगों में ये रेजिस्टेंट भी होती है, मतलब ड्रग उतना एक्सपेक्टेड वेट लॉस नहीं कर पाती, है ना। पर इनके रीजंस क्या है, ऐसा क्यों हो पा रहा है, यह अभी अपने को नहीं पता। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स के बारे में अभी हमारे पास डाटा नहीं है इन ड्रग्स को लेके वेट लॉस में। ओके, मेडिसिन तो हम हर किसी को दे सकते हैं वेट लॉस के लिए, ठीक है, लेकिन सर्जरी आप हर किसी को नहीं कर सकते। यस, तो बैरिएट्रिक सर्जरी करने के लिए आप क्या क्या पैरामीटर को ध्यान में रखते हैं कि किन लोगों को इस तरह की सर्जरी करनी है और किन लोगों को नहीं करनी है? ये आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए, इसमें ना एक क्राइटेरिया है, हर आदमी का वेट ना उसकी हाइट के प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, जिसकी हाइट 5 फुट 8 इंच है, उसका एक एवरेज वेट एक अलग है, जिसकी हाइट 6 फीट है उसके लिए एक अलग है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं, उसको बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स, है ना। या इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी काफ़ी कहीं मोबाइल पे भी इजीली कैलकुलेट हो जाता है। यह होता है आपकी हाइट के प्रोपोर्शन में आपका वेट। ठीक है, तो जिन लोगों का वेट
जिनका बीएमआई 35 से ज्यादा आता है, जब हम इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं तो जिनका बीएमआई 35 से ज्यादा आता है और जिनमें उसके उस वेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि वो अगर टाइप 2 डायबिटीज है, ओएस से है, जॉइंट पेन है, हाइपरटेंशन है, तो यह सर्जरी हम उन लोगों में कर सकते हैं, ठीक है। या जिन लोगों का बीएमआई 40 से ज्यादा है, ठीक है, और चाहे उनमें अदरवाइज कोई और प्रॉब्लम ना भी हो, है ना, बट अगर बीएमआई 40 से ज्यादा है तो ये डेफिनेटली इंडिकेशन है सर्जरी की। इन लोगों में मतलब कोई मेडिसिन, कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन काम नहीं करेगा। इन लोगों के पास बैरियाट्रिक सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है वेट लॉस का। इसके अलावा नहीं हो पाएगा, एडिक्वेट नहीं हो पाएगा। ओके। क्या क्या धारणाएं अक्सर लोगों के मन में आती है? आपके यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं कराने के लिए, तो मिथ्स क्या क्या है बैरियाट्रिक सर्जरी को लेकर के? देखिए, एक तो सबसे बड़ा मिथ ये है, लोग सोचते हैं कि वन शॉट सॉल्यूशन है ये, है ना। अच्छा, मैंने सर्जरी कराई, मेरा वेट लॉस हो गया, ठीक है, ये बहुत बड़ा मिथ है ना। मैं हर पेशेंट को कहता हूँ बैरियाट्रिक सर्जरी एक टूल है जो आपकी हेल्प कर रहा है वेट लॉस करने में। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है आपकी वेट लॉस जर्नी में, है ना। हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को नहीं नजरअंदाज कर सकते, वो तो है ही है इम्पोर्टेंट, है ना जी। आप वेट लॉस करना चाह रहे थे, कर नहीं पा रहे किसी भी कारण से, तो बैरियाट्रिक सर्जरी आपकी हेल्प कर रही है। तो एक तो सबसे बड़ा मिथ यही है कि वो सोचते हैं यार अब मैंने सर्जरी करा ली, मुझे अब कुछ नहीं करना, मैंने कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करनी, है ना। सबसे बड़ा मिथ तो ये है जो मैं इसको दूर करना चाहूंगा, है ना। सेकंड, लोगों के मन में मिथ होता है कि यह लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है, इस सर्जरी के बाद जान भी जा सकती है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहूंगा यह सर्जरी उतनी ही सेफ है अगर आप एक ट्रेंड टीम के अंडर ये सर्जरी कराते हैं, तो ये उतनी ही सेफ है जितनी कोई अन्य सर्जरी, ठीक है। 1% कॉम्प्लिकेशन, 1% कॉम्प्लिकेशन रेट किसी भी अन्य सर्जरी के साथ भी एसोसिएटेड है और सेम इसके साथ भी है। थर्ड, लोगों के मन में एक मिथ होता है कि सर्जरी कराने के बाद हमें कोई और डिजीज तो नहीं हो जाएगी, इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या है ना। लोगों को लगता है इसके बहुत लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होंगे, है ना। ऐसा नहीं है, है ना। अब हमारे पास इस सर्जरी को लेके एटलीस्ट 30-40 ईयर्स का डाटा है। ये सर्जरी 30 या 40 साल से की जा रही है, ठीक है। तो ये बहुत सेफ है और विद टाइम ये सर्जरी काफ़ी इवॉल्व हुई है। जो इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थे या साइड इफ़ेक्ट्स थे, सर्जरी इतनी इवॉल्व हुई है, प्रोसेस हुई है कि वो चीज़ें अब धीरे धीरे काफ़ी कम हो गई हैं, ठीक है। फोर्थ, लोगों के मन में एक अवधारणा होती है कि क्या मेरा एडिक्वेट वेट लॉस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना। तो देखिए, अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करते हो तो एवरेज लोग 70 to 80% ऑफ एक्सेस बॉडी वेट मतलब जिसकी हाइट के हिसाब से कितना एक्सेस है उसका 70 to 80% लोग लूज कर लेते हैं। फिफ्थ अवधारणा ये है कि सर्जरी के बाद हमें अब कोई ड्रग नहीं लेनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये क्योंकि फूड को बाईपास करती है तो ये सप्लीमेंट्स को भी, न्यूट्रिशन को भी बाईपास कर रही है ना। तो हमें इन पेशेंट्स में सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम, आयरन, वाइटमिन्स, प्रोटीन्स वगैरह लेने चाहिए। फिफ्थ है कि क्या उसके बाद, सर्जरी के बाद, जैसे यंग फीमेल में होता है कि कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए, मेल्स को होता है कोई सेक्सुअल उनको इनकॉम्पिटेंस या कुछ इस तरह की दिक्कतें तो नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है ना। रादर आप बेटर फील करोगे। फिर एक जो सबसे बड़ी अवधारणा है वो है शेमिंग। लोगों को लगता है भाई यार सर्जरी करा ली, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, है ना। देखिए, आप ये मान के चलिए बैरियाट्री या ओबेसिटी, मोटापा एक बीमारी है। जैसे अन्य किसी बीमारी के लिए आप सर्जरी कराते हैं। अगर आपको किडनी में स्टोन होगा, पेन होगा, आप सर्जरी कराओगे, ठीक है। आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, आपको पेन होगा, आप सर्जरी कराओगे, है ना। वैसे ही मोटापा भी एक बीमारी है और इसको हम सर्जिकली ठीक कर सकते हैं। तो इसमें आपको शर्माने की या मन में कोई इस तरह का लाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई एज फैक्टर भी काम करता है कि इस एज से नीचे हम सर्जरी नहीं कर सकते या इसके ऊपर नहीं कर सकते? हाँ, देखिए क्या है, जनरली हम ये सर्जरी 17 to 60 ईयर की एज ग्रुप में करते हैं, ठीक है। 17 ईयर्स टू 60 ईयर्स तक, 17 से 60 के 60 साल में जनरली ये करते हैं, है ना। बट कुछ केसेस में एडोलिसेंट ओबेसिटी यानी कि मोटापा जिन्हें बच्चों में होता है ना, 14 साल के बच्चों में भी मोटापा हो सकता है ना। उसमें प्रॉपर तरीके से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके
हर तरह से इस बात को समझ के कि यही एक चारा है इस बच्चे के लिए, तो हम उनमें भी सर्जरी कर सकते हैं। और जो 60 के बाद 65-70 की एज के भी अगर लोग वेट से जूझ रहे हैं, बड़े सीवियर वेट से, है ना, लाचार हैं अपनी दिनचर्या के लिए, वॉशरूम तक जाने के लिए लाचार हैं, और अदरवाइज सर्जिकली फिट हैं, जी जी, ठीक है, तो हम उनमें ये कर सकते हैं। ओके, कुछ टेस्ट वगैरह आप करते हैं इससे पहले? क्या टेस्ट होते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी करने से पहले? देखिए, एक तो जैसे रूटीन किसी भी सर्जरी में होते हैं, वो सब रूटीन ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है। इस सर्जरीज में स्पेसिफिकली टेस्ट हम जैसे कार्डिक फिटनेस जरूर लेते हैं, क्योंकि इतनी वेट की वजह से कोई छुपी हुई कार्डिक प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। और अन्य बाकी तो टेस्ट रूटीन जैसे हर सर्जरी के होते हैं वही रहते हैं। ओके, थोड़ा मैं आयुष्मान को लेकर के बात करना चाहता हूँ आपसे। आप एक्सेप्ट करते हैं आयुष्मान? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसके बारे में क्या है आपके, मतलब आपका व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आयुष्मान के बारे में? देखिए, मेरा मानना है कि ये सरकार ने वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी स्टार्ट की है ना। यह शायद वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी है ना। गवर्नमेंट की जो इसके पीछे इंटेंशन थी स्टार्ट करने की बहुत अच्छी थी, और मतलब शायद करोड़ों लोगों को गवर्नमेंट ने इससे, सरकार ने इससे फायदा पहुंचाया है ना। बहुत से ऐसे लोग थे जो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, है ना। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लाइन बहुत लंबी थी, वेटिंग बहुत ज्यादा थी, है ना, वो ओवरबर्डन थे, है ना। अब आयुष्मान से क्या हुआ कि उन लोगों को इजीली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट मिलने लगा है ना, क्वालिटी भी अच्छी मिलने लगी है, वेटिंग कम हुई है, और फैमिली के पास पॉकेट पे कोई उसका जोर भी नहीं आया, है ना। तो एक तरह से आप समझिए कि जैसे हम पहले सुनते थे वेस्टर्न कंट्रीज में हर आदमी के पास हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी था, है ना। अब इंडिया में लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से दिया है ना, जो कि बहुत अच्छा है। पर हर पॉलिसी के साथ जब पॉलिसी लॉन्च की जाती है, इंटेंशन तो मतलब अच्छी रहती है सरकार की, बट विद टाइम कई बार पॉलिसी में कुछ ऐसे लूप होल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा पॉलिसी या किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम का नाम थोड़ा खराब होता है या नहीं कंटिन्यू हो पाती, है ना। सबसे मेजर होता है उसमें फाइनेंशियल, है ना। गवर्नमेंट उसको स्कीम को जब लॉन्च करती है तब उसकी इंटेंशंस अच्छी होती हैं, बट स्कीम इतनी बड़ी हो जाती है, शायद गवर्नमेंट को भी नहीं एहसास होता है कि स्कीम इतनी बड़ी हो जाएगी, है ना, तो वो फाइनेंशियली उतनी बेटर सपोर्टेड नहीं हो पाती गवर्नमेंट के, है ना। तो विद टाइम फिर लोगों का उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है ना। सेकंड, एक पॉलिटिकल भी होता है, कुछ स्टेट्स उसको एक्सेप्ट करती हैं, जो स्टेट सेंटर के साथ अलाइंड है वो उसको एक्सेप्ट करती हैं, जो नहीं होती तो वो कई बार उसको नहीं भी करती, है ना। कुछ अच्छा, फिर क्या होता है, कुछ सर्जरीज के पैकेजेस जो गवर्नमेंट डिसाइड करती हैं, हालांकि उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, बट जो भी डिसाइड करने वाली अथॉरिटी, उन्हें पता ही नहीं होता कि यह सर्जरी, जो पर्टिकुलर सर्जरी है, उतने प्राइस में जो उन्होंने उसका रखा है उतने में पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए वो ट्रीटमेंट वो करना, जिस प्राइस बास्केट में गवर्नमेंट ने उस प्रोसीजर को डाला है, उसमें करना शायद पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे 5 लाख का उसमें मिलता है एक साल का, एज ए पेशेंट अगर मैं आपके पास जाऊं, सर ये मेरा आयुष्मान कार्ड है, इसमें 5 लाख रुपए है, और मेरा आप ये वाली सर्जरी मेरी आप कर दीजिए, उस सर्जरी की मान लीजिए कीमत आती है 2.5 लाख रुपए, मान लीजिए, तो आप नहीं कर सकते कि सीधा 2.5 लाख उसमें से आपने लिया और मेरी सर्जरी इसमें कर दी। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। कैसे क्या होता है ना कि इसमें गवर्नमेंट ने हर प्रोसीजर के एक रेट फिक्स किए हैं, मतलब आपकी पूरी फैमिली 5 लाख तक के प्रोसीजर्स करा सकती है ना। वो एक प्रोसीजर भी हो सकता है, वो 2 या 10 भी हो सकते हैं, बट उनकी कंबाइन वैल्यू 5 लाख से ऊपर नहीं जाएगी, है ना। तो हर एक प्रोसीजर का एक कॉस्ट है, किसी की 20,000, 30,000, 40,000 डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजर, है ना। तो उस पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए गवर्नमेंट आपको उतना ही कार्ड से उतनी ही मनी अलॉट करेगी। ये गवर्नमेंट ने हर प्रोसीजर के, हर सर्जरी के, हर ट्रीटमेंट के रेट डिफाइन किए हैं। तो आप जैसे डॉक्टर्स को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस वाले प्रोसीजर में? वही, एक तो यह समस्या ये है कि कुछ प्रोसीजर्स उतने जो प्राइस टैग जो गवर्नमेंट ने जिसमें रखा है उसमें पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। विद टाइम इन्फ्लेशन भी होती है ना। अब जब ये लॉन्च की गई तो शायद 4 या 5 साल हुए इसको लॉन्च की स्कीम को, बट 4-5 साल में महंगाई भी बढ़ी है, हर चीज के रेट बढ़े हैं, है ना। तो यह आपकी महंगाई की बढ़ने की उसके साथ अटैच होनी चाहिए। अच्छा, है नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्रोसीजर शायद 2 साल 3 साल पहले भी जो रेट था वो अभी भी वही है 5 साल पहले जो रेट था, है ना। तो फिर क्या होता है ना, विद टाइम डिस्करेज हो जाते हैं हॉस्पिटल्स, है ना, क्योंकि वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड नहीं है
है ना। प्राइस इन्फ्लेशन से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। क्योंकि आपको तो स्टाफ की सैलरी बढ़ानी वो है, तो बढ़ानी है, आपको बिजली का बिल भी बढ़ना है आपका, है ना, हाँ। आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी बढ़नी है ना। ओके तो ये इन्फ्लेशन से अटैच्ड होना चाहिए, है ना। ये एक प्रैक्टिकल मेरी मतलब अपनी सोच है, एक राय है ना। ओके तो हर जगह होता है, हर तरह से होता है ना, इन्फ्लेशन से अटैच होता है। आपकी सैलरीज भी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग बढ़ती है ना, तो ये उससे अटैच होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा मुझे लगता है एक जो फायदा हुआ है वो जो ग्रामीण इलाकों में लोग आते हैं, ठीक है, उनको अच्छा हुआ है। 5 लाख तक का उनको मिला है। क्या ग्रामीण इलाकों से लोग आपके पास आते हैं वेट लॉस की सर्जरी के लिए? हाँ बिल्कुल आते हैं। देखिए काफ़ी मेरे तो मेजर पेशेंट्स ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों से ही आते हैं, ठीक है, वेट लॉस सर्जरी के लिए। यस, जैसे मैंने कहा कि अब गांव में या ग्रामीण इलाकों में भी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, हाँ, ठीक है। जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं सर्जरी के बारे में, उनमें कराने की इच्छा भी बढ़ रही है, उनकी पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। अब पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अब अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ रही है। सही बात। अच्छा, फिर क्या है कि ना ग्रामीण इलाकों में भी लोग रिच हैं जो करा सकते हैं इसको, है ना। और अब हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, हाँ, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले से बहुत फर्क है लोगों की अवेयरनेस में। तो उनको लेकर के जो वो अपना आयुष्मान कार्ड लेके आते हैं, ग्रामीण उनको तो नहीं पता, उनको तो जैसा बताया कि गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने आपको एक कार्ड दिया है, आप इससे जाके डॉक्टर नितिन से जो है अपनी सर्जरी जाके करा लीजिए। तो वो क्या उनके मन में जो परिप्रेक्ष्य है वो 5 लाख उनको दिखता है कि 5 लाख तक मैं जो मर्जी कराऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या उनका रहता है उसको लेकर होता है मेरे साथ ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन होता है कि लोग वेट लॉस सर्जरी कराने आते हैं और आयुष्मान कार्ड के साथ, है ना। प्रॉब्लम क्या होती है, ये सर्जरी उसमें है ही नहीं, है ना, जो गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइंड की गई सर्जरीज है ना, जो वेट लॉस सर्जरी उन्होंने डिफाइन की है, उसमें वेट लॉस सर्जरी नहीं है, ठीक है। तो हम वो नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की है प्रोसीजर्स, भाई आप ये सर्जरीज ये प्रोसीजर्स कर सकते हो, ठीक है। तो हम वही प्रोसीजर्स कर सकते हैं जो उन्होंने स्पेसिफाई की है। क्या क्या प्रोसीजर है जो आप कर सकते हैं? जैसे कि रूटीन में की जाने वाली सर्जरीज में गॉल ब्लैडर है, हर्निया है, बच्चेदानी की सर्जरी है, हिस्टेक्टमी जिसको हम बोलते हैं, है ना। रूटीन की सर्जरीज, अच्छा जैसे ऑर्थो में ट्रोमा है ना, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज भी हैं, कार्डिक में स्टंटिंग है, वो सब कवर्ड है ना, कैंसर सर्जरीज कवर्ड है ना। बट शायद अब क्योंकि पीएम मोदी जी ने भी ओबेसिटी को को माना है और उसके बारे में अवेयरनेस पब्लिक में करने की कोशिश की है, तो शायद गवर्नमेंट इसको भी कवर करे। अच्छा, अभी नहीं है? अभी नहीं है, करंटली नहीं है। और क्या क्या मतलब उनके जो आप फेस करते हैं, जो रूरल आते हैं, और क्या क्या चीजें फेस करते हैं जो आपको नई चीज सीखने को मिलती है कि यार ये लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसा है? यही जो मिथ्स मैंने आपसे बताए। अच्छा, सबसे बड़ा मिथ तो ये होता है कि सर्जरी कराने के बाद मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वेट लॉस अपने आप होगा, है ना। सर भी हमने इतनी सारी बातें की है मोटापे को लेकर के, ओबेसिटी को लेकर के, वेट लॉस को लेकर के, सर्जरी को लेकर के। तो हमने दवाई के बारे में बात की, आप वेट लॉस कर सकते हैं, हमने सर्जरी के बारे में बात की है। कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज़ और आता है कि ये शॉर्टकट तरीका है, और शॉर्टकट तरीका जितना हमने सुना है कभी भी अच्छा नहीं होता है। ये शॉर्टकट तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं है। देखिए इनकी हर किसी में नहीं की जाती, एक इनकी इंडिकेशन है, शॉर्टकट सबके लिए नहीं है। अच्छा, ड्रग्स भी किस में प्रिस्क्राइब की जाएंगी इसकी भी एक पैरामीटर है, इंडिकेशन है ना। और सर्जरी की भी एक इंडिकेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताई है, सिर्फ उन्हीं में की जा सकती है। जो लोग इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे, यह उनके लिए एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। सेकंड, ये शॉर्टकट इसलिए नहीं है कि इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो हर तरह जरूरी सर्जरी में भी है और मेडिसिन के साथ भी है। मेडिसिन देखिए आप लाइफ लॉन्ग तो लेंगे नहीं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप छोड़ोगे, है ना। उसके बाद तो आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही मैनेज करना है ना। सेम विद सर्जरी ऑल्सो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो शॉर्टकट नहीं है, यह एक हेल्पफुल टूल है, हेल्पिंग टूल है ना। अब जैसे कि आप कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं, ठीक है, आप सुंदर लगना चाहते हैं ना, आप कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं ना। सिमिलरली क्यों नहीं आप पतले भी लगना चाहोगे? सही बात है ना। तो मेडिसिन ले सकते हो आप, क्यों नहीं लोगे, है ना, ले सकते हो, अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, है ना। वो आप अपनी हेल्थ के लिए, अपने अवेयरनेस के लिए, अपने लुक्स के लिए कर रहे हो, है ना। बट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का कोई वो करना पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा ही नहीं है ना। तो दिस इज नॉट अ शॉर्टकट, दिस इज जस्ट अ हेल्पिंग टूल। अभी बैरिएट्रिक सर्जरी के साथ साथ एक सर्जरी और दिमाग में आती है, लाइपोसक्शन सर्जरी जिसे बोलते हैं। दोनों एक है कि अलग अलग है? अलग अलग हैं। यह भी लोगों के मन में अवधारणा है ना। अच्छा, कैसे? देखिए लाइपोसक्शन क्या है, मेनली वो बॉडी के एक पर्टिकुलर ऑर्गन से, बाहर की स्किन से, बेसिकली स्किन से फैट रिमूव करते हैं, है ना। जैसे कि ब्रेस्ट से कर सकते हैं, पेट से कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको शेप देने के लिए होता है,
ठीक है, इसका वेट लॉस से कोई रिलेशन नहीं है ना। बेरियाट्रिक सर्जरी आपको ओवरऑल वेट लॉस प्रोवाइड कराती है, ठीक है। ये आपके विसरल फैट को भी रिमूव करेगी, जैसे कि अगर आपको फैटी लीवर है तो आपके लीवर से भी फैट हटाएगी, ठीक है। बेरियाट्रिक सर्जरी है ना, और पूरी बॉडी का ओवरऑल वेट लॉस करेगी, ठीक है। तो लाइपोसक्शन इज नॉट फॉर वेट लॉस, लाइपोसक्शन आपकी बॉडी की शेप देने के लिए, ठीक है। और बेरियाट्रिक सर्जरी इज फॉर वेट लॉस। लोगों के मन में ये काफी अवधारणा रहती है, मिसकंसेप्शन रहती है कि ये वन ऑफ द सेम थिंग है। ऐसा नहीं है, है ना। दोनों इंटायरली डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट इंडिकेशंस हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। लाइपोसक्शन में अगर मान लीजिए जो टमी पे जो चर्बी होती है, चर्बी है, बेसिकली चर्बी को हटा दिया जाएगा। उसके बाद दोबारा से आ सकती है वो? हाँ बिल्कुल आ सकती है। अगेन लाइफस्टाइल मॉडिफाई, अगर आप मैनेज नहीं करोगे, डाइट एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो अगेन वो वापस आएगा, है ना। उसमें वेट लॉस से उसका कोई रिलेशन नहीं है, वेट लॉस से नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो डॉक्टर नितिन, जाते जाते कोई टिप्स जो आप वेट लॉस के रिगार्डिंग या ओबेसिटी के रिगार्डिंग जो है हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हो? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमें अपनी कैलोरी इनटेक पे ध्यान रखना है, ठीक है। हमें अपनी डाइट से शुगर्स और ऑयल, है ना, ये इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी बोला कि हमें ऑयल अपनी डाइट से हटाना है ना, और शुगर्स हटानी है, नंबर 1। नंबर 2, स्मॉल मील मल्टीपल मील्स। मेरा हमेशा कहना होता है अपने पेशेंट्स को, आप थोड़ा खाइए, बार बार खाइए, 3 बार की जगह 5 बार खाइए, 5 बार खाइए, पर आपकी क्वांटिटी, मात्रा थोड़ी होनी चाहिए, एक बार भर के नहीं खाना है ना। स्मॉल मील मल्टीपल मील। थर्ड, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने शरीर को अपने कम से कम दिन में आधा घंटा तो डेली देने की कोशिश कीजिए, है ना। अगर आप आधा घंटा भी अपनी बॉडी को देते हैं, जिसमें कि आपकी मेंटल वेलबींग यानी कि मेडिटेशन भी है, थोड़ा कार्डियो फिजिकल एक्टिविटी है, तो ठीक रहेगा। तो वो लोग जिनको ओबेसिटी है और हाइयर ओबेसिटी है, मेजर ओबेसिटी है, वो डॉक्टर नितिन से मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं, तो कैसे आपसे मिल सकते हैं? देखिए, मेरा हॉस्पिटल का नाम है ग्लोबल क्रेडल हॉस्पिटल। ये करनाल में रेलवे रोड पे स्थित है, और पिछले काफ़ी सालों से हम ये सर्जरी वहाँ पे कर रहे हैं। तो कोई भी अगर चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि आपका वेट कम ही नहीं हो पा रहा है डाइट के बावजूद भी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बावजूद भी, तो डॉक्टर नितिन से आप मिल सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि आप उनके सोशल मीडिया के थ्रू भी आप उनसे बात कर सकते हैं। उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है, या उनके हॉस्पिटल्स का जो इंस्टाग्राम हैंडल है, वो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में और साथ साथ वीडियो पे आप देख रहे होंगे, इस पे जाके भी आप इनको सीधे DM कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसा सर ने आपको कुछ टिप्स दिए हैं, उनका आपको जरूर ध्यान रखना है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बिना ना ही तो आपको सर्जरी हेल्प करेगी, ना ही आपको मेडिसिन हेल्प करेगी। वो मात्र एक टूल है, बाकी आप ही के हाथ में मेहनत आपको करना पड़ेगा। थैंक यू।